बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। एमटीएल टीवी के साथ मैं हूं एमटीएल यानी मोहम्मद तस्लीम नगा। खबरों, तबसरों और तज्जियों के इस चैनल में हम रोज आपसे अहम तरीन खबरों पर गुफ्तगू करते हैं। आज की जो अहम तरीन खबर है वो भी यकीनन वही है जिस पर हमने कल गुफ्तगू की, ज्यादा वक्त दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन 6 जजेस ने खत लिखा था जिस पर एग्जीक्यूटिव और इंटेलिजेंस इदारों के दबाव की बात की थी कि वो दबाव डालते हैं, ब्लैकमेल करते हैं और अपनी मर्जी के फैसले लेने की कोशिश करते हैं। ये किसी आम अदालत का कोई एक जज नहीं था, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस थे, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुल 8 जजेस हैं। यानी 75% जजेस ने इसका इजहार किया कि उन पर दबाव है। तो दबाव तो वैसे हम पहले भी अपने प्रोग्राम में बताते रहे कि ये नजर आ रहा है, जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जिस तरह के फैसले कर रहे हैं और जिस तरह का अमल है उनका, जिस तरह वो डिले कर रहे हैं मुकदमात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये एक चीफ जस्टिस ऐसा नहीं कर सकता, जो कानून का जानने वाला है वो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन बहरहाल अब वो चीज बिल्ली जो है वो थैले से बाहर आ गई। अब उसके बाद क्या हुआ, चूंकि उस सारे अमल का जो सब बेनिफिशियरी है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और सबसे ज्यादा जिस शख्स को फायदा हुआ, फॉर्म 47 बना, जाली फॉर्म 47, उसमें सबसे बड़ी पोस्ट हुकूमत की, वजीर आजम की, वो मिली मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को। अब उन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कल सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट मीटिंग के बाद मुलाकात प्लान की गई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। आज तकरीबन 1.5 घंटा मुलाकात हुई। इस 1.5 घंटा की मुलाकात के बाद जो चीज सामने आई वो ये कि एक इंक्वायरी कमीशन बनेगा और रिटायर्ड जजेस पर बनेगा। 1 जज हो, 2 हो, 3 हो, पता नहीं कितने बनाएंगे। कोशिश उन्होंने ये की, आजम नजीर तारड़ साहब ने बताया कि 1 जज हो तो 1 मेंबर हो तो ज्यादा बेहतर। अब इसमें जिस शख्स को फायदा हुआ, बिल्ली को दूध की रखवाली पर बिठा दिया गया। बिल्ली को भी नहीं बल्कि बिल्ले को। तो बहरहाल अब इससे क्या निकलता है, कुछ निकलने की उम्मीद तो नहीं, लेकिन हमारा पूरा निजाम, अदालती निजाम, जो हम ये कहते हैं कि दुनिया में 160 नंबर पे है, 150 नंबर पे है, 163 नंबर पे है, 170 नंबर पे है, इसकी हकीकत भी सामने आ गई कि ये जो हमारा अदालती निजाम है, ये बेचारा खुद को इंसाफ नहीं दे सकता, खुद की हिफाजत नहीं कर सकता, खुद का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता, तो वो दूसरे लोगों का, दूसरी पार्टियों का, अवाम का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करेगा। ऐसे तो नहीं है ना कि जी लोग आते हैं और करोड़पति होकर चले जाते हैं। तो मिजाज तो हमारे मुल्क में ऐसी है ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। वैसे लाठी तो हमारे यहाँ एक ही जगह है और सारी भैंसें भी उन्हीं की हैं, और वही हाँक रहे हैं और हम हकाए जा रहे हैं। हम कहीं जा भी नहीं रहे, हम इस मुल्क में हैं, बेबस हैं, मजबूर हैं। बहरहाल वो कमीशन क्या करता है, लेकिन एक बात तय है कि जब वकला पूरे पाकिस्तान के उन 6 जजेस के पीछे खड़े हैं, उनके साथ खड़े हैं, अब एक नई तहरीक शायद शुरू हो जाए। एक नई तहरीक शुरू होने को है, वकला तहरीक, जो किसी एक शख्स के लिए नहीं, ओहदे के लिए होती, एक इदारे के लिए होती। यहां कहा जाता है इदारों को मजबूत करें। हम भी यही कहते हैं, इदारों को मजबूत करें, इदारों की इज्जत करें, सिर्फ इदारे की नहीं। एक इदारा नहीं है इस मुल्क में, इदारे तो 20 हैं और हर इदारे की इज्जत होती है और उसे ख्याल रखना पड़ता है। अब एक हमारे यहाँ एनर्जी का क्राइसिस है, गैस की लोड शेडिंग है, गर्मियां सर्दियां हर वक्त गैस कमी है हमारे पास। आसिफ जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी के पिछले गुज़श्ता दौरे हुकूमत में ईरान से एक मुआहदा किया और ईरान ने उस मुआहदे के तहत ईरान की सरहद तक पाइपलाइन बिछा दी, लेकिन पाकिस्तान की जो पाइपलाइन थी हिस्से की, वो नहीं बिछा जा सकी, क्योंकि हम मजबूर हैं, हम बेगर हैं, हम चूजर नहीं हैं। वी आर बेगर नॉट चूजर्स। तो हम अमेरिका से डरते भी हैं, मरते भी हैं, और अगर उस मुआहदे के तहत हमने अपना काम ना किया और ईरानी हुकूमत अपनी पर आ गई, उसे डॉलर्स की जरूरत पड़ गई और वो बैनुल अक़वामी अदालत में चली गई, तो हमें 8 अरब डॉलर का जुर्माना हो सकता है। उससे कैसे बचा जाएगा? अमेरिका ने तो साफ कह दिया कि हम इस गैस पाइपलाइन या ईरान के साथ मुआहदे के मुखालिफ हैं। जो अमेरिका की गोद में बैठ के आए थे, अमेरिका
उन्हें अपनी गोद से उठा के फेंक भी सकता है, आंखें भी फेर सकता है। उसे पता है कि किस वक्त आपके साथ क्या ताल्लुक रखना है, आपके साथ क्या सलूक करना है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक अजीब सा फैसला किया। बहरहाल फैसला है, सुप्रीम कोर्ट है, वो बहुत बड़ी अदालत है, मशरूत इजाजत दे दी फौजी अदालतों को सजा सुनाने की। काजी फायजी साहब पता नहीं दो कश्तियों के सवार क्यों हैं। उन्हें तो अवाम का फायदा फला देखनी है, भला देखना है। उन्हें ये नहीं देखना कि वन साइडेड स्टोरी क्या है। 9 मई के जो मुजरिमान है, उन्हें फांसी पर अगर लगाने की सजा आती है तो आनी चाहिए, लेकिन उसके लिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी होनी चाहिए। हमारी सीसीटीवी कहां गई, सीसीटीवी फुटेजेस कहां गए, उस दिन के गायब किसने किए, कहां से हुए, क्यों किए गए, उनको क्या फायदा हुआ जिन्होंने गायब किए। ये वो सवालात हैं जिनके बगैर इनकी तहकीकात मुकम्मल नहीं हो सकती। और फिर हम देखें कि हुकूमत हमारी जिस तरह फैसले कर रही है, आज उन्होंने जो है कुछ 24-25 लोगों के नाम ईसीएल में डालने का भी फैसला किया है। मजेदार बात यह है कि हो सकता है उसमें कुछ मुजरिम भी हों, कुछ स्मगलर्स भी हों, कुछ मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले भी हों, लेकिन हो तो नहीं सकते, मनी लॉन्डर तो ये खुद ही हैं। लेकिन 2 सहाफियों के नाम उसमें आए, समी इब्राहिम और इमरान रियाज खान। अब पता नहीं सहाफी जो है वो क्या कर सकता है, कितना बड़ा मुजरिम है, इस मुल्क से बाहर नहीं जा सकता। ये आज़ादी सहाफत के लिए लड़ने वाले लोग थे। जब पीटीआई की हुकूमत थी तो आज़ादी सहाफत पर कदगन नहीं लगने देते थे। अब ये आज़ादी सहाफत को किस तरह देख रहे हैं। हम अपनी कहानी, जिसे हम कहते हैं रेडियो पाकिस्तान की कहानी, तो जब हम पहुंचे थे कि 2008 में रेडियो पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मुर्तज़ा सोलंकी बनाए गए, जो वॉइस ऑफ अमेरिका से आए हुआ, उन्होंने आसिफ जरदारी साहब का इंटरव्यू किया और उसके बाद फिर चूंकि वो सिंधी बोलने वाले थे और सिंधी टाकरा मिला और उनके ताल्लुकात हुए और आसिफ जरदारी साहब ने उन्हें डायरेक्टर जनरल रेडियो पाकिस्तान बना दिया। वहां वो एक प्रेजेंटर थे, यहाँ वो डायरेक्टर जनरल हो गए। यानी ब्रॉडकास्टिंग के मैदान में एक सबसे लोएस्ट सबसे कमतर पोस्ट और सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे वो विराजमान हो गए और वो अपने आप को अकले कुल समझने लगे। हर चीज में उन्होंने अपने फैसले किए, मनमानियां की और रेडियो में कुछ भर्तियां ऐसी हुई जिनको हम आज भी कहते हैं उससे नुकसान हुआ। बहरहाल उन्होंने कोशिश भी की और उनकी जो बशरी खामियां थी, उनकी बशरी खामियों को लोगों ने बहुत इस्तेमाल किया और उसमें रेडियो पाकिस्तान तबाह और बर्बाद हो गया। फॉर एग्जाम्पल, एक मिसाल जो मैं दे रहा हूं वो थी हमारी सेल्स डिपार्टमेंट। 2008 में उन्होंने सेल्स डिपार्टमेंट को 2009 में कराची का सेल्स ऑफिस बंद करने का फैसला किया, क्योंकि यहाँ सेल्स नहीं थी। सबसे बड़ा सेल ऑफिस था और यहाँ की सेल थी 50 लाख, 60 लाख, 80 लाख रुपए तक महीने साल की, जबकि पोटेंशियल बहुत ज्यादा था। अब ऐसी सूरत हाल में उन्होंने चैलेंज दिया कि जी, एक स्टेशन डायरेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पूछा कि कोई शख्स आप लोगों में से ऐसा है जो इस इदारे को, इस दफ्तर को संभाल सके। उस पर मैंने कहा कि मैं सेल्स ऑफिस कराची को संभाल सकता हूं, मैं ये चैलेंज कबूल करता हूं। और अप्रैल 2010 में मैं वहां आया, 2009 में, अप्रैल 2009 में मैं वहां आया और अप्रैल 2009 में जब मैं वहां पहुंचा तो उस वक्त तक की उसकी कुल सेल जो थी दफ्तर की पिछले गुज़िश्ता साल की, वो 80 लाख रुपए थी एक साल की। और जो उसके बाद मेरा 2010-11 था, उसमें हमारी सेल्स हो गई 5 करोड़ रुपए एक साल में। इतनी तब्दीली आई, इतनी इन्हांसमेंट हुई, इतना इजाफा हुआ। जो हमारे सेल्स ऑफिस के लोग थे, अब उन्हें ये जब कहा जाता था कि आप काम करें, वो कहते थे काम नहीं करना, हमने पीआर नहीं करनी, हमें तनख्वाह मिल रही है, हमें मेडिकल मिल रहा है, हमें सब कुछ मिल रहा है, हमें क्या जरूरत है पब्लिक रिलेशन की, ये तो मेहनत करनी है तो प्राइवेट सेक्टर के स्टेशन से आकर। उन्हें समझाया जाता था कि ये मुश्किल हालात हैं, ये हमेशा खराब से खराब तर हम होते चले जाएंगे, लेकिन उन लोगों की समझ में नहीं है। वो जो सेल्स का एक माफिया था, उसने लाहौर में हमारे जो दूसरे प्रोग्रामर्स थे, जिसमें डॉक्टर हसन फारूकी थे, उनको वहां से हटवाया, उनके खिलाफ इंक्वायरियां, फिर मुझे हटवाया कराची से, एक जाली ईमेल के जरिए मेरे खिलाफ इंक्वायरियां शुरू कराई। उसके बाद करते करते ये हुआ कि मेरा तबादला कराची से मियांवाली, गवादर, पेशावर और पेशावर में जाके छोड़ दिया। लेकिन मेरा सेल्स ऑफिस, जिसे मैंने 15 महीने की कोशिश के बाद जो 8 लाख रुपए पर मंथ की एवरेज सेल वाला था, उसे 1 करोड़ पर मंथ की बिलिंग पर ले आया था जुलाई 2011 में।
वो 2000 के 4-5 साल के बाद 15 लाख रुपए साल तक आ गया। इस तरह इस इदारे की जो एडिशनल इनकम जो 25 करोड़ रुपए सालाना होनी चाहिए थी, उससे हमने हाथ धो दिया। और आज अगर हम हिसाब लगाएं तो 2011 से 2024 हो गई, 13 साल में हम 3 से 4 अरब रुपया मार्केट से कमाने में नाकाम हुए, नुकसान किया। ना हमारे ट्रांसमीटर अपडेट हुए, ना हमारे मसाइल हल हुए, और आज हम कोड़ी कोड़ी के मोहताज हो गए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।